नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो वीडियो देखेंगे वह बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे, और बायोलॉजी का जो वीडियो देखेंगे वह पार्ट 1 को देखेंगे। यानी कि बायोलॉजी का वीडियो जो रहेगा वह पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 1 का जो नाम है वह जीवों में जनन है। तो जीवों में जनन पार्ट जो है इसका ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को देख लेते हैं तो क्लास 12th का जो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में जो होगा उसका चैप्टर एक का जो नाम है उसका जो नाम है वह जीवों में जनन है। तो इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और अच्छे से आप देख के सभी प्रश्नों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा इसमें जो है वो अगुणित संरचना है। तो देखिए अंडाणु जो है वो अगुणित संरचना है, लेकिन युग्मक भी अगुणित संरचना है। तो इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, तो अंडाणु और युग्मक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्याज जो है उसमें परिवर्धन जो होता है, प्याज में परिवर्धन जो होता है वह किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा बल्ब द्वारा होता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। प्याज में जो प्रवर्धन होता है वह बल्ब द्वारा होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो 2 का होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें जो कौन है उसमें अगुणित पादप जो होता है वह होता है। तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटस में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और परीक्षा के लिए आपके परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए। हम आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर मैसेज कीजिएगा, तो हम आपके पास व्हाट्सएप नंबर पर इस पीडीएफ इसका भेज देंगे बिल्कुल फ्री में, और ग्रुप में भी जोड़ देंगे। यानी कि यह प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। यानी कि हम लोग को बताना है जो पैरामीशियम जो है उसमें किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में क्या कर रहा है, प्रश्न हल्के नीचे कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस में जड़ क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस में जड़ तथा रंध्रों तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा हाइड्रिला में रहता है। तो हाइड्रिला कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपको हम बता दें कि आपको जो भी प्रश्न का आंसर याद है ना उसको आप कमेंट करके देते चलिए, उससे आपको क्या होगा प्रैक्टिस बना रहेगा। इसलिए आप सभी प्रश्न का कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है पार्थिनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। यानी कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो आवेन द्वारा निर्माण किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेन द्वारा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है समयुग्मक पाए जाते हैं। यानी समयुग्मक जो है वह किस में पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कलेडोफोरा में समयुग्मक पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कलेडोफोरा में।
चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता कितना होता है, तो 3n होता है, यानी कि 3n होता है। देखिए यहाँ पे बड़का में दे दिया, छोटका में रहना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3n होता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी सूक्ष्म प्रजनन जो है उसमें क्या संभव है। तो आप याद रखिएगा सूक्ष्म मतलब छोटा, आज छोटा में क्या प्रजनन संभव रहेगा, यानी सूक्ष्म मतलब छोटा या सरल इसको कहिए, यानी कि सरल प्रजनन में क्या संभव है, यानी छोटा छोटा जो जीव रहता है उसमें क्या संभव होता है, का लैंगिक रहेगा, नहीं रहेगा, अलैंगिक रहेगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अलैंगिक प्रजनन संभव रहेगा सूक्ष्म एथी में जीवों में। राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्न में से कौन सी उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वह उभयलिंगी प्राणी है। क्या मुर्गी है तो नहीं है, सांप भी नहीं है, ए और बी दोनों नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी केचुआ जो है वह उभयलिंगी प्राणी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि केचुआ कौन सा प्राणी है तो उभयलिंगी प्राणी है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो हुआ था ऑप्शन डी हुआ था, क्योंकि पूछा गया था निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, तो केचुआ जो है वह उभयलिंगी प्राणी है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, यानी इष्ट जो है उसमें प्रजनन जो होता है वह मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो इष्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा भी होता है, तो यानी कि जो इष्ट होता है उसमें प्रजनन जो होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं, यानी युग्मक जो है वह समानतः किस प्रकार के होते हैं, तो हैप्लॉयड एक गुणक होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि युग्मक समानतः किस प्रकार के होते हैं, तो हैप्लॉयड एक गुणक होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, अगर दो रहता तो डिप्लॉयड हो जाता है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित होता है, यानी कि इनमें किसमें पादपकाय अगुणित होता है, तो शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइटस में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में। तो राइट आंसर तेरे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यानी अदरक जो है उसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा राइजोम द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोम द्वारा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है कंद किसका रूपांतरण है, यानी कंद जो है वह किसका रूपांतरण है, तो आप याद रखिएगा ताना का रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है, तो ताना का। इस बात को आप बढ़िया से याद रखिएगा, अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कंद किसका रूपांतरण है तो ताना का है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ताना का। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कर रहा है काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, यानी काजू जो है वह कैसा फल कहलाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो नट फल कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नट फल काजू कहलाता है। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है जेमियुल्स निर्माण किसमें होता है, यानी जेमियुल्स जो है वह किसमें निर्माण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ईस्ट में होता है का, तो नहीं होता है, हाइड्रल में होता है नहीं होता है, अमीबा में होता है नहीं होता है, स्पंज में होता है। यानी जेमियुल्स जो होता है वह किसमें निर्माण होता है, तो आप याद रखिएगा स्पंज में निर्माण होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, है स्पंज में। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो 31 होगी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 31।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है केचुआ प्राणी है, यानी केचुआ जो है वह क्या है, एक लिंगी है या द्विलिंगी है या अलिंगी है या नपुंसक है। तो केचुआ जो है वह उभयलिंगी उसको कह सकते हैं या द्विलिंगी कह सकते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केचुआ जो है वह द्विलिंगी कह सकते हैं या उभयलिंगी कह सकते हैं, तो द्विलिंगी दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, यह 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सा भाग अगुणित है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा भाग जो है वो अगुणित है। यानी कि 20 नंबर जो प्रश्न है इसका पूछा जा रहा है इनमें कौन ऐसा भाग जो है वो अगुणित है। तो प्रागकोश भी नहीं होगा, प्रागण होगा, यानी प्रागण जो है वह जो प्रागण है वह अगुणित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रागण। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी कि बंगाल का आतंक जो कहा गया है वह इनमें किससे कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, जलकुंभी को। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो है वह ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं। तो जलकुंभी जो है वह ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, जलकुंभी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है जो कह रहा है जब नर और मादा गैमीट में युग्मनज होता है तब यह क्या कहलाता है। देखिए नर और मादा जो हो जाए वह नर और मादा गैमीट में युग्मनज जो होते हैं तब वह क्या कहलाते हैं, तो लैंगिक जनन कहलाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक जनन। क्या कर रहा है मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र किसमें पाई जाती है, गाय में पाई जाती है, यस, और भेड़ में भी पाई जाती है, कुत्ता में भी पाई जाती है, यानी कि इन सभी में पाई जाती है। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा और दिया रहेगा ये सब ऑप्शन तो कुछ कहिएगा इसमें से सभी में, यानी कि मध्य चक्र जो गाय में पाया जाता है, भेड़ में, कुत्ता में, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह कह रहा है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी उच्च श्रेणी के बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उसमें निषेचन जो होता है वह आंतरिक होता है, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, आंतरिक। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है। सल्क कंद का उदाहरण जो है वह आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, तो अदरक नहीं होगा, दूब घास भी नहीं होगा, प्याज हो जाएगा। यानी सल्क कंद का उदाहरण आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो होगा वह प्याज हो जाएगा, क्योंकि सल्क कंद का उदाहरण जो होता है वह प्याज होता है और लहसुन भी होता है। क्या होता है, लहसुन भी होता है। अब सोचिए प्याज लहसुन काहे होता है, तो इसको प्याज को लहसुन को फेंक दीजिएगा ना कि ना हो तो देखिएगा अपने मन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सलकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्याज लहसुन हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, यानी कि स्तनधारी जो है उसमें निषेचन जो होता है वह कहाँ होता है, तब फैलोपियन नली में होता है, इस बात को याद रखिएगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फैलोपियन नली में। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वह किस में पाया जाता है, तो मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुमक्खी में। देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यानी कि द्विनिषेचन का परिणाम इनमें कौन होता है, तो भ्रूण पोष होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रूण पोष। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है बिना निषेचन का पौधा का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है, यानी कि बिना निषेचन के उत्पादन जो पौधा होता है वह किनके द्वारा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। एक मिनट, वीडियो जो कर रहे हैं ऊपर देख के आते हैं अच्छे से फ्रेश हो रहा है या इसी तरह बोल रहे हैं, बाद में मालूम चलता है कि वीडियो
हो। यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कायांतरण। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? यानी भ्रूणपोष जो है उनमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n होते हैं। तो कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, यानी कि एगो जनक के द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, अलैंगिक जनन कहलाती है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? यानी इनमें कौन ऐसा जो है वह युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक बनाता है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। यानी कि इनमें से कौन जो है वह युग्मक संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? यानी कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। यानी चमगादड़ जो है उनके द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है वह क्रिप्टोरोफिली होता है। यानी क्रिप्टोरोफिली कहाँ दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। यानी कि जनक जो समान जीव है वह प्राप्त हो सकता है किनके द्वारा? तो आप लोग देखिए, यह प्रश्न कर रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो विखंडन से हो सकता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विखंडन से। विखंडन से मतलब टूटना से। मान लीजिए एक जो अमीबा रहता है उसी प्रकार से हो जाएगा, तो टूट के बनेगा तब ना समान जीव हो जाएगा। तो वही हो जाएगा, विखंडन से हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? यानी कि द्विविखंडन जो है वह किसमें पाया जाता है? तो पैरामीशियम में पाया जाता है। तो यह नहीं होगा। यानी कि अमीबा तथा अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में, दोनों में पाया जाता है। तो दोनों तो नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यानी मुकुलन जो है उनके द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है जलकुंभी 65,000 से अधिक कितने माह में उत्पन्न कर देता है? तो 8 माह में उत्पन्न करता है। यानी कि जलकुंभी जो है वह 65,000 से अधिक कितने महीने में उत्पन्न करता है? तो 8 माह में उत्पन्न करता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 8 माह में। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प धारण करता है? यानी कि बांस जो है वह आम और लीची और जामुन, इनमें कौन जो है वह अपने जीवन काल में, और यानी कि जीवन भर में अपना एक ही बार पुष्प धारण करता है? तो आप याद रखिए, बांस जो है वह अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और 50 से 100 साल के बीच जो होता है उसके बाद ही, अब कहिएगा भाई हम बांस का फड़ा हुआ नहीं देखे, तो 50 साल के बाद 50 से 100 साल के बाद इसमें पुष्प धारण होता है, यानी कि फड़ता है। तो इस बात को याद रखिएगा। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? यानी कि ऋतुस्राव जो है वह चक्र किसमें होता है? क्या मनुष्य में होता है? तो यस,
बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी में होता है। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इनमें से सभी में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए मनुष्य के युग्मकों में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होती है। लेकिन अगर यहीं पे पूछता कि मनुष्य के गुणसूत्रों में कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जोड़ा अगर पूछता है तो 23 होता है। आप पूछ रहा है कितने होते हैं युग्मक मानेंगे इसमें गुणसूत्र, तो 46 होता है। मनुष्य में युग्मक कितना होता है, तो 46 होता है। जोड़ा पूछता था कितना होता है, 23 होता है। 23 दूना 46 जोड़ा ना हो जाता, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछे रहा है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है, तो 23 होता है। इसलिए इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है, यानी इनमें आपको बताना है कि कौन ऐसा जो है वो अंड प्राणी है, यानी कि अंडा देता है। तो मुर्गी अंडा देता है, यस। सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देते हैं, और इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी अंडा देते हैं। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाह्य निषेचन कहते हैं। अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन कहते, बाहर होता है तो बाह्य निषेचन कहते। और पूछ रहा है इनमें कि जो निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो बाह्य निषेचन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाह्य निषेचन। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न करा है युग्मक स्थानांतरण हो सकते हैं, यानी कि युग्मक जो है वो स्थानांतरण किनके द्वारा हो सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, जल द्वारा हो सकते हैं, वायु द्वारा भी हो सकते हैं, हवा द्वारा भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी द्वारा हो सकते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है युग्मक जो है वो स्थानांतरण किनके द्वारा हो जाता है, तो इनमें से सभी द्वारा होगा। आइए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाहर जो निषेचन होता है वह किस में होता है, इनमें। तो क्या मेढक में होता है, या हिरन में होता है, या मनुष्य में होता है, या घोंघा में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मेढक में जो होता है वह बाह्य निषेचन होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है। आइए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी कि जल के माध्यम से इनमें किस में निषेचन होता है, तो आप याद रखिएगा शैवाल में जो होता है वह जल के माध्यम से होता है, लेकिन ब्रायोफाइटस में भी जल के माध्यम से होता है, और टेरिडोफाइटस में होता है, यानी कि इनमें से सभी में जो होता है वह जल के माध्यम से निषेचन होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था इनमें किसमें जल के माध्यम से निषेचन होता है, तो आप याद रखिएगा शैवाल में होता है, ब्रायोफाइटस में होता है, टेरिडोफाइटस में होता है, इनमें से सभी में होता है जल के माध्यम से निषेचन। यानी कि चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि उभयलिंगी जो पादप है वह कौन नहीं है, पपीता नहीं है, या सरसों नहीं है, या माका नहीं है, या गुड़हल नहीं है। तो आपको बता दें उभयलिंगी जो है वह सरसों तो है, माका भी है, गुड़हल भी है, लेकिन कह रहा है कौन नहीं है, तो पपीता नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पपीता। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है अवयव में वर्धी प्रजनन होता है, यानी कि अवयव में वर्धी प्रजनन किनके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है। इस बात को याद रखिएगा आप, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलबिल द्वारा। आइए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जंतु जो है वह उभयलिंगी नहीं है। तो देखिए जोंक जो है वो उभयलिंगी है, केंचुआ भी उभयलिंगी है, और फीता कृमि भी जो है वह उभयलिंगी है, यानी घरेलू मक्खी जो है वह उभयलिंगी नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, घरेलू मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। आइए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है
शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, यानी कि शरीर के जो बाहर होता है उस निषेचन को क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इन विट्रो। आइए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है, यानी कि जल में जो रहता है वह इनमें कौन ऐसा पौधा है, तो सिंघड़ा जो है वह जलोद्भिद पौधा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंघड़ा। आइए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्राणु किस समय होता है, यानी कि उच्च श्रेणी के पौधों में जो होता है वो अर्धसूत्राणु किस समय होता है, तो युग्मक बनते समय होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, युग्मक बनते समय। आइए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो भाग है वह द्विगुणित है। तो आप याद रखिएगा द्विगुणित यानी कि दो गो गुण किस में पाया जाता है, तो अंड में नहीं पाया जाता है, परागन में नहीं, और नर युग्मक में भी नहीं पाया जाता है, यानी कि युग्मनज में पाया जाता है। यानी कि प्रश्न पूछा गया था इनमें कौन सा भाग जो है वह द्विगुणित है, तो युग्मनज है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, युग्मनज। आइए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करता है, पुष्प खिलते हैं, यानी कि किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। इनमें कौन ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नीलकुरेंजी जो है वह 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं। और तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि नीलकुरेंजी का वैज्ञानिक नेम क्या है, तो एस्ट्रोविलियंथस है। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए कर रहा है लहसुन, ऑप्शन बी कर रहा है प्याज, ऑप्शन सी कर रहा है अदरक, ऑप्शन डी कर रहा है नींबू। तो आप लोग याद रखिएगा जो अदरक है ना वही है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, तो अदरक है इसमें। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है माका के अर्धसूत्राणु में 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो n के गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 10 होता है, और 2n के कह रहा है तो 20 होगा। 20 कहाँ है, ऑप्शन सी में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, यानी कि जीवाणुओं में जो होता है वह कायिक प्रजनन किनके द्वारा होता है, तो द्विविखंडन द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विविखंडन द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। और यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है इस पर व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, इसका पीडीएफ भेज देंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। यह प्रश्न जो है कह रहा है प्याज के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या है, यानी कि प्याज के अर्धसूत्राणु 2n की गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 16 होता है। एक में होता है 8 होता है, अगर n में पूछता है तो कितना होता है 8 होता है, और 2n में पूछ रहा है तो 16 होगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।